नमस्कार दोस्तों, कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। जी हाँ, EPS 95 के लोग पराजित नहीं हो सकते, परेशान जरूर हैं। वो इस बात से परेशान जरूर हैं कि सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ यदि आप देखें तो उनके हौसले भी उतने ही मजबूत हैं, उतने भी अविचल हैं और उतने ही सशक्त होते जा रहे हैं। जैसे जैसे दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, उनके हौसले और भी मजबूत बनते जा रहे हैं। और इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि ये लोग सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, सरकार से अपना पैसा मांग रहे हैं। और पैसा भी कितना? 7,500 DA और मेडिकल की सुविधा, जो ये पहले दिनों से इन्होंने अपना डिमांड रखा है, वो उसी डिमांड पर ये कायम है। हालांकि बहुत सारे ऐसे संगठन EPFO कार्यालय में चक्कर लगाते हैं, सरकार के साथ में मिले हुए हैं और ये लोग कहते हैं कि हमें यदि 5,000 रुपये भी आप दे देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन NSE इस बात से खासा इनकार करती है कि 5,000 रुपये में आज के ज़माने में कुछ भी नहीं होने वाला है, जब 1,000 में कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए उन्होंने कम से कम मिनिमम पेंशन के रूप में 7,500 और DA की व्यवस्था की है कि हमें DA मिलना चाहिए, महंगाई का भत्ता हमें मिलना ही चाहिए और मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो आपका शरीर परेशान करता है। और जब आप अपने शरीर की देखभाल ही नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका जीवित रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले महीने 27 तारीख को जिस तरीके से पूरे देश भर के EPFO कार्यालय में धावा बोला गया, यदि NSE की भाषा में कहें, आंदोलन की भाषा में कहें, तो एक धावा ही बोला गया। उनको घेरने की कोशिश की गई और उनको ये बताने की कोशिश की गई कि भाई साहब, ये हमारे ऊपर अब जुर्म करना बंद कर दीजिए और मेरा जो पैसा है वो हमें किसी भी हालत में आप वापस कर दीजिए, चाहे तो एक मुश्त पैसा दे दीजिए या फिर हर महीने का जो पेंशन है वो 7,500 DA और मेडिकल के रूप में आप हमें दे दीजिए। और इसका रिजल्ट ये हुआ दोस्तों कि ये धीरे धीरे करके फैलते फैलते ये सरकार तक बात कानों में चली गई और अब सरकार यानी श्रम मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। उनको ये कहना पड़ गया कि अब मिनिमम पेंशन और हायर पेंशन को हमें हर हालत में बढ़ाना ही पड़ेगा। जिस तरीके से NSE के ही एक टीम तमिलनाडु से वित्त मंत्री से मुलाकात करती है, निर्मला सीतारमण से जाकर मुलाकात करती है और निर्मला सीतारमण ने भी बड़े ही स्वाभाविक रूप में उसको लिया, बहुत ही अच्छे तरीके से उनसे बातचीत करी और ये आश्वासन दिया कि हम आपका काम कर रहे हैं, आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, इस खबर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से संगठन मजबूत हो रहा है, किस तरीके से आप लोग और संगठित होते चले जा रहे हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र का चुनाव नज़दीक होते जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये किसी भी समय चुनाव का समय तारीख का ऐलान हो सकता है। अब जो ये समय चल रहा है, आज का जो ये वक्त चल रहा है, ये किसी भी समय पर आपको ये ऐलान सुनने को मिल सकता है कि सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो सकती है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो सकती है कि इस डेट से महाराष्ट्र में चुनाव शुरू होगा। तो उसके पहले तमाम तैयारियां कर ली गई है। यदि मैं सरकार की बात करूं तो सरकार को भी अंदर खाने ये पता है कि यहां पर बहुत ज़्यादा संख्या में EPS 95 के लोग हैं और NSE से वो जुड़े हुए हैं कि जिसके वजह से कि ये सरकार बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अब देख लीजिए, पिछले ही दिनों की बात है, कल की बात है, कल किस तरीके से 5 जगहों से टोल फ्री कर दिया गया, यानी जो लाइट वाहन हैं, जो लाइट व्हीकल्स हैं, उनको टोल फ्री कर दिया गया। यानी सरकार किसी ना किसी तरीके से अब रेवड़ियां बांटना शुरू कर दिया है। अब आप लोगों का जो बात है वो होनी शुरू हो गई है, सुगबुगाहट तेज हो गई है। तो कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब हो सकता है कि कहीं EPS 95 के लोगों को एक तोहफा, दीपावली का एक तोहफा दे दिया जाए, क्योंकि इसी महीने के अंत में दीपावली होना है। तो क्यों ना दीपावली का एक तोहफा सरकार की तरफ से मिल जाए और किसी भी घड़ी, किसी भी वक्त इस चीज़ों का ऐलान हो सकता है कि EPS 95 की जो मांग है 7,500 DA और मेडिकल, वो सरकार इसको मंजूर कर लिया गया है। ये कभी भी किसी भी समय पर इसका ऐलान हो सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ में हम आज इस वीडियो को बना रहे हैं कि कहीं ना कहीं यदि सरकार तक हमारी बात पहुंच रही है तो वो इसके
ऊपर विचार करने की कोशिश करें, और वो विचार कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह मैंने पहले कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, तो आपकी बात पहुंच तो रही है। एक्चुअली सबसे पहले जो दिक्कत थी वो श्रम मंत्रालय की तरफ से दिक्कत है। कई श्रम मंत्री बदल गए और श्रम मंत्री ने इसको सही तरीके से समझा नहीं, और चूंकि एनएससी के लोग ने हर एक बारीकियों के बारे में मंत्री को अवगत कराया था, लेकिन इस बार जिस तरीके से मनसुख मंडाविया आए हैं, और मनसुख मंडाविया कहीं ना कहीं पेंशन को बढ़ाने की बात ये बार बार करते हैं। आप किसी भी अखबार को उठा लीजिए और तमाम ऐसे राष्ट्रीय चैनलों पर भी उनकी कुछ बातें सामने आई है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मिनिमम पेंशन और हायर पेंशन हम दोनों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब उन दोनों के बीच में क्या अटकलें हैं वो श्रम मंत्री से ये लोग बातचीत कर रहे हैं, और श्रम मंत्री भी काफ़ी आश्वस्त हैं। वो भी कह रहे हैं कि नहीं, जब इतने वर्षों का संघर्ष है तो इनको काम होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये संघर्ष आखिर इतना लंबा क्यों खींचते चला गया और इसका क्या वजह है। जो आप लोग बार बार कहते हैं कि हम 8 साल से सुन रहे हैं जी, 10 साल से हम आपकी बातों को सुन रहे हैं, हमें विश्वास नहीं होता, सरकार के ऊपर विश्वास नहीं होता। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, विश्वास के योग्य तो नहीं है, क्योंकि जब सरकार के कानों में इनकी बातें चली गई, बुजुर्गों की बातें चली गई, पेंशनरों की बातें कानों में चली गई, तो इनके ऊपर उनको बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन जहां तक एनएससी कमेटी की बात है, जहां तक नेशनल एजुकेशन कमेटी की बात मैं कर रहा हूं, देखिए कोई कमेटी है, इसको बनने में एक समय लगता है। अब आप समझिए 78 लाख हमारे ऐसे पेंशनर हैं जिसका सुनने वाला कोई नहीं है, कोई भी इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब समझिए एक छोटे से छोटे बीड़ी बनाने वाली जो कंपनी है, उनके जो कामगार हैं, उनकी बात कौन सुनेगा? एक छोटे प्राइवेट सेक्टर की बात कौन सुनेगा? तो इन बीड़ी बनाने वाली कंपनी से लेकर पीएसयू से लेकर अर्ध सरकारी से लेकर तमाम ऐसे कैटेगरीज के लोग जो परेशान हैं, वो एनएससी के अंदर में आते चले जा रहे हैं, कारवां बनते चला जा रहा है। और लगभग 8 वर्षों से जो बुल्डाना में, महाराष्ट्र के बुल्डाना में जो ये आंदोलन चल रहा है, ये इसी का नतीजा है कि यहां पर किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल यानी पॉलिटिक्स से इसको दूर रखा गया है। हालांकि लोग ये कहते हैं कि भाई कमांडर जी, अशोक रावत जी, आप हमेशा मोदी जी की सिफारिश करते हैं और मोदी जी की बातों में हाँ मिलाते हैं। अब आप मुझे बता दीजिए 2014 से जिस तरीके से मोदी सरकार सामने में आई है, तो आखिर आदमी गुहार किससे लगाएगा? सरकार से ही बात करेगी। और सरकार जब हमें आश्वासन देती है कि हम आपका काम कर रहे हैं, तो हमें उनके ऊपर विश्वास करना पड़ता है। तो अब ये समझ लीजिए कि हमारा जो एनएससी है, जो हमारी कमेटी है, वो धीरे धीरे करके मजबूत हो रही है। सारे भारत के जितने भी संगठन के लोग हैं, या भारत के जितने भी जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जिसका मैंने जिक्र किया है, चाहे वो बीड़ी बनाने वाले कामगार से लेकर के तमाम पीएसयू के लोग, प्राइवेट सेक्टर के लोग, असरकारी के लोग, जो ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी हैं, जो वैसे लोग सभी संगठित होकर के आ रहे हैं, तो इसमें समय लगता है। अब आप देख लीजिए इसी महीने में किस तरीके से एनएससी के हर एक जगह पे, अब उत्तराखंड से लेकर के, गोरखपुर से लेकर के, महाराष्ट्र लेकर के, दिल्ली से लेकर के तमाम ऐसे जगहों पर मीटिंग होनी शुरू हो रही है। 25 तारीख से ये मीटिंग उत्तराखंड में शुरू होगी, उसके बाद फिर गोरखपुर आएगी, फिर दिल्ली वापस आएगी, और फिर महाराष्ट्र बुल्डाना में जाकर के ये बातें वहां पर जाके फिनिश हो पाएगी। तो तमाम ऐसी चीजें देखिए, आधिकारिक रूप में तमाम चीजें हो रही है। जो लोग हमें फोन कर रहे हैं, जो मैसेज कर रहे हैं, ये फेक न्यूज है, ये बिल्कुल आप फेक बातें बोलते हैं, तो भाई साहब जरा फील्ड में निकल के आप देखिए कि किस तरीके से काम करना पड़ता है, कैसे कैसे लोग परेशान हैं। और मैं जो आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं, वही बातें बता रहा हूं जो फैक्ट बातें हैं। मैं आपको कोई भी चीजें गलत नहीं बता रहा हूं, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। ये राष्ट्रवाद न्यूज कभी आपको गलत चीजें नहीं बताएगा, ना कभी कोई फेक समाचार हम आपको बताते हैं। हम आपको सिर्फ वही बताते हैं जो आपके लिए अपडेट हो और जो जिससे आपका सीधा सरोकार है, मैं वैसे बातों का जिक्र करता हूं। और तमाम ऐसे चीजों को लेकर के हम भी आश्वस्त हैं। हम भी ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आप लोगों की बातें हैं वो बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, ईश्वर की कृपा से यदि आपकी बात बन जाती है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत ही माइलस्टोन साबित होगा। क्योंकि आपको याद होगा सिर्फ 1952 में ही जब बाबा साहब अंबेडकर ने ये कामगारों के लिए एक नीति बनाया कि भाई इस तरीके से आप लोगों को फायदा हो सकता है जब आप रिटायर हो सकते हैं, तो और उसके बाद यदि इसमें रिफॉर्म होता है और यदि 7,500 डीए और मेडिकल की बातें EPS 95 के लिए हो रहा है, तो ये कितनी बड़ी बात होगी और कितने ज्यादा संख्या में लोग इससे लाभान्वित होंगे और उसका फल भी मोदी सरकार
को मिल सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि हम इस बात का जिक्र करें कि यदि मोदी सरकार इन सारे मामले से अपना मुंह फेर लेती है तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी। हरियाणा के चुनाव जैसा महाराष्ट्र का चुनाव नहीं होने वाला है, ये आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए। अब यदि तंत्र के भरोसे से ही सरकार चुनाव जीतना चाहती है या जीत रही है तो इसका भी हम कोई सच्चा प्रमाण अभी तक पेश नहीं कर पाए हैं, और जिसका हमें काफी तकलीफ है। और क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमने वोट नहीं दिया, कोई कह रहे हैं हमने नोटा पे बटन दबाया है, हमने फलाना पार्टी को वोट दिया, हमने इनको मौजूदा पार्टी को हमने वोट नहीं दिया है। तो आखिर वोटों का जो प्रतिशत है वो क्या कह रहा है? वोट यदि आपने नहीं दिया है तो फिर दूसरी पार्टियां जीती क्यों नहीं? तमाम ऐसे क्वेश्चनार हैं जो कि ये इलेक्शन कमीशन जाने या जो विपक्षी पार्टी वो जाने। अब हम लोग तो आपको वही बता रहे हैं जो बुजुर्गों की बात है, जो बुजुर्ग दिन रात इस उम्मीद के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ और मनसुख मंडाविया की तरफ अपने मुंह बाए बैठी हुई है और ये कह रही है कि भाई हमारा काम कर दीजिए। और इन्होंने तो कई बार इस बातों का जिक्र भी किया है कि यदि आप पेंशन नहीं दे सकते, यदि आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, तो ये 10 लाख करोड़ रुपया जो आपके खाते में जमा है ये किसके नाम का पैसा है? जरा आप मुझे ये बता दीजिए। ये 10 लाख करोड़ रुपए का जो पैसा है दोस्तों, ये सिर्फ आपका पैसा है, पेंशनरों का पैसा है, जो आपने पाई का रकम सरकार के खाते में, ईपीएफओ के खाते में आपने जमा किया है। ये ईपीएफओ की बदमाशी है कि वो आपको पैसा नहीं दे रही है। ईपीएफओ से अब पैसा कौन निकालेगा? तो श्रम मंत्रालय उससे पैसा निकालेगा। और श्रम मंत्रालय जो इसके पहले जो जितने सारे मिनिस्टर्स आए वो सब सिर्फ ब्लफ देते रहे। हालांकि वो भी कह रहे थे कि मैं आपका काम करूंगा, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई नोटिफिकेशन ऐसा जारी नहीं किया था। लेकिन यदि हम मनसुख मंडाविया की बात करें तो मनसुख मंडाविया ने ये जरूर बातें कही है कि मिनिमम पेंशन और हायर पेंशन को बढ़ाना ही होगा और किसी भी हालत में हम मिनिमम पेंशन को बढ़ाएंगे। और अब हमें यह देखना होगा कि आखिर वो कौन सी तारीख होगी जिस तारीख पर यह मुहर लगेगी कि हां वाकई इस दिन से क्या दीपावली का वो तोहफा होगा या नए साल का वो तोहफा होगा। आखिर कौन सा ऐसा तोहफा होगा जब प्रधानमंत्री की तरफ से, जब श्रम मंत्रालय की तरफ से और वित्त मंत्रालय की तरफ से तमाम ऐसे बुजुर्गों को एक तोहफा मिलेगा, उनके जीवन दान मिलेगा, समझिए एक तरफ से कि उनके जीवन में खुशहाली हो पाएगी, 2 वक्त की रोटी उनको मिल पाएगी। और वो तमाम ऐसे चीजों का जिक्र करेंगे कि अब वो खुशहाल हालत में है। ये देखने वाला समय होगा, ये बताने वाला समय होगा। जब ऐसी घड़ी आएगी तो निश्चित रूप से मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। फिर मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि जो लड़ाई हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, जो चीजें, जो जज्बातों से हम आपके साथ में काम कर रहे हैं, हमें बेहद खुशी होगी क्योंकि आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो एक आदमी की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 78 लाख लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। जो आने वाले भी लोग हैं, जो इनमें पैसे कटा रहे हैं, जिनका मासिक पैसे कट रहे हैं, ईपीएफओ के खाते में पैसा जा रहा है, जो ईपीएस 95 के अंतर्गत आ रहे हैं, अब उनके लिए भी एक ये बड़ा सुनहरा समय आने वाला है। उनके लिए भी एक, यदि इसका ऐलान हो जाता है कि 7,500 डी और मेडिकल आपको मिल रही है तो फिर इससे अच्छी बातें तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। यानी ये जो डिमांड है ये तो मिनिमम डिमांड है। अब समझिए जिसकी पेंशन अभी 3,000 4,000 रुपए है उनको भी बढ़ के पैसा मिलेगा, तो ये उनके घर में एक खुशियों का संचार होगा। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।